नीट अंडर ग्रेजुएट 2025 हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और हमने पिछली क्लासेस में क्लास नंबर 3 है ये, तो हमने सेल साइकिल के बारे में देखा था, बहुत ही ब्रीफ में क्या होता है, और फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ पर इसके अंदर ये फेजेस है, पर हमने जनरल देखा था हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, और ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो अब हम लोग देखते हैं इंटरफेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल होते हैं वो एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। माइटोसिस पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरफेज होता क्या है, तो इंटरफेज में जो एक्चुअल डिवीजन होता है, तो अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर्स में एक बार होता है, तो एक बार एक्चुअल डिवीजन हो गया, उसके अगली बार जब डिवीजन होगा उसके बीच के गैप को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। वो जो बीच का गैप है उसमें प्रिपरेशन होता है डिवीजन के लिए, तो वो बीच का गैप भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हमारा G1 या गैप 1 फेज, अगला है सिंथेसिस फेज S फेज, और अगला है G2 फेज गैप 2। अब क्या होता है कि इंटरफेज M फेज, इंटरफेज M फेज, इंटरफेज M फेज, ऐसे करके हमारा कंटिन्यूस होता है। तो फिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले इंटरफेज या पहले M फेज, तो ऐसे हम पता नहीं कर सकते कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंटरफेज होगा उसके पहले M फेज हुआ होगा, M फेज के पहले इंटरफेज हुआ होगा। तो एक स्टडी करने के लिए हम लोग ब्रीफ में ऐसे खुद से स्टडी करने के लिए हम लोग एक फेज को मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहले हमारे पास सेल था इंटरफेज में, इंटरफेज से शुरू किया, इंटरफेज के बाद सेल डिवाइड हुआ तो एम फेज हुआ, एम फेज जैसे ही कंप्लीट हुआ तो फिर इंटरफेज शुरू होगा। तो यहाँ वाला एम फेज में हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं और मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं लेट, ये बस समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक से शुरू करना होगा, पर ऐसे क्या है वो पीछे चलता जाएगा, है ना। कौन सा स्टार्ट हुआ, तो मान लेते हैं कि हमारा इंटरफेस से स्टार्ट हुआ था, इंटरफेस के बाद एम फेस, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब जब इंटरफेस चालू होगा तो वहां से हम लोग स्टडी के पर्सपेक्टिव से t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये सेल डिवाइड होगा, ऐसे हमने देखा था, ये डिवाइड होगा फिर वो डिवाइड होगा, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो जब ये सेल हमारा डिवाइड होगा तो क्या होगा कि ये डिवाइड होगा फिर नया सेल बनाएगा, उसके बीच के फेज को हम लोग इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बीच का फेज बीच मतलब वो यहाँ से जब दोबारा एक सेल बनाएगा, ठीक है, इसको और हम लोग क्लियर समझ सकते हैं कि ये सेल दोबारा एक सेल और बनाएगा, ऐसे ही तो होगा, 2 सेल बनाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ का जो गैप है, ठीक है, वो गैप मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा t इज इक्वल टू 0 पे एम फेज खत्म हो चुका है, तो इंटरफेज स्टार्ट हुआ है, तो हम स्टार्ट के लिए इंटरफेज लिए। अब यहाँ से जब दोबारा डिवाइड हुआ उसके पहले कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसको हमने पिछले क्लासेस में देखा था, प्रिपरेशन होते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिपरेशन होता है, उसके पहले एक बात और हमने डिस्कस किया था, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और आप ये सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं पर पूरे नहीं, उसके कुछ कुछ नोट्स हैं। समय के साथ हम लोग धीरे धीरे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जैसे होंगे जब हम लोग पीवाईक्यूज और एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे नीट के। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये सेल है, तो हमने देखा था कि सेल जब अपना डिवाइड होता है तो उसके बीच में ऐसे कोई फेजेस होते नहीं है कि अब ये फेज खत्म हो गया अब ये फेज शुरू हो गया। हमने अपनी सुविधा के लिए फेजेस बनाए हैं, ठीक है। तो कैसे बनाए, हमने देखा कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सेल साइकिल में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम्स होते हैं या डीएनए हम लोग बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद हमारा क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक का ग्रोथ होता है, वो तो कंटिन्यूस होता है पर फिर भी एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को बेसिस मानकर हम लोग देखते हैं जहाँ से ये शुरू हो गया वो अलग फेज, जब तक ये शुरू नहीं हुआ तब तक कौन सा फेज है तो वो अलग फेज। तो ऐसे करके एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो जब तक डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है उसके पहले को फेज का हमने एक नाम दे दिया, और जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हुआ, ठीक है, तो वो फेज खत्म हुआ और नया फेज शुरू हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक माइलस्टोन जैसा एक ऐसा हम लोग एक प्रोसेस मतलब एक बेसिस लगा सकते हैं कि यहाँ से हम लोग 2 फेज को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है सेल का डिवीजन। उसी तरह एक और हमारा हुआ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के पहले का एक फेज, उसके बाद एक फेज, या जैसे वो शुरू हुआ हमें पता चल गया शुरू हो चुका है प्रोटीन सिंथेसिस, तो अब ये अलग फेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ से हमने शुरू किया तो ये माइटोसिस खत्म हो गया तो इंटरफेज आएगा। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन,
इसके बीच में जो हमारा फेज है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज का G1 फेज, गैप 1 फेज, ठीक है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ। तो जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ या स्टार्ट नहीं हुआ, हमें दिखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं, क्योंकि ये सब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है, और एडिशनल और हायर टेक्निक्स होती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ तो वो फेज हमारा कहलाता है एस फेज, नाम ही है सिंथेसिस फेज। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुआ तो वहां से एक्चुअल डिवीजन, मतलब जैसे प्रो फेज तक हम लोग नहीं गए क्योंकि ये आखिरी फेज है इंटरफेज का, तो वो कहलाता है G3 गैप 3 फेज। ये बहुत ही ब्रीफ में हम लोग समझ रहे हैं, बाकी इसके टेक्निकल डिटेल्स हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है, वो सब रीडिंग आपको बहुत करनी है, ठीक है। तो आप रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये सब रिसर्च के टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपको लग सकता है ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें, लेकिन समय हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो देखिए G1 फेज क्या होता है। तो G1 फेज वो फेज होता है जो माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन यहाँ पर हो चुका था, इसके बाद हमने गिनना शुरू किया। तो जब सेल डिवीजन हो चुका है और डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, उसके बीच का फेज को हमने माइटोसिस फेज ले लिया, ठीक है, सॉरी, उसके बीच के फेज को हमने G1 फेज ले लिया, ठीक है। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के फेज को हम लोग कहते हैं G1 फेज। इसके और भी कुछ टेक्निकल डिटेल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पर अभी ब्रीफ में हम लोग देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है सिंथेसिस फेज। तो ये हमारा एस फेज या सिंथेसिस फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ये होता है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं और तब कहा जाता है अच्छा ये फेज अब शुरू हो गया, सिंथेसिस फेज। तो नाम से हमें पता चल रहा है कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहे हैं और डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब डीएनए तो रहता है न्यूक्लियस में, है ना। तो अगर G1 फेज में 2C डीएनए, अब एक नंबर लिया गया है 2C एनसीईआरटी में, तो वही मैंने लिख दिया। तो मान लेते हैं 2C नंबर ऑफ डीएनए है G1 फेज में, और G1 फेज में रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन शुरू हुआ तो एस फेज हो जाएगा। तो एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन, मतलब हमने देखा था एक डीएनए 2 डीएनए बन जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ही अलग प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, पर हमने सिंपल डायग्राम में देखा था बस 1 से 2 बन गया, इतना ही देखा था। तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, तो 2C डीएनए अगर G1 फेज में, तो एस फेज में 4C डीएनए हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, और क्रोमोसोम्स तभी हमें दिखाई देते हैं रॉड शेप्ड में जब सेल डिवाइड करने वाला होता है। तो अगर G1 फेज में 2n क्रोमोसोम्स हैं, तो एस फेज में भी 2n क्रोमोसोम्स ही होंगे, मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या बिल्कुल वही रहेगी, क्रोमोसोम्स बिल्कुल वही रहेंगे नंबर में, मैग्नीट्यूड में, लेकिन डीएनए क्या हो जाएंगे, वो रेप्लिकेट कर जाएंगे, ओके। अब इसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो ये सब कुछ कुछ आप ध्यान रखिएगा। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हुई या होना शुरू हुई, तो आपका एस फेज खत्म होके यहाँ पर G2 फेज आएगा। अब देखिए यहाँ भी कुछ ना कुछ सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, लेकिन वो सिंथेसिस फेज में नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो आपका G3 फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो G3 फेज में आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो गैप 2 फेज, G से गैप 2 फेज, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो ये हमारा ब्रीफ था कि इंटरफेज में क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और बायो बहुत ही टेक्निकल होता है, रिसर्च टॉपिक्स हैं ये सब, है ना। तो आपको बहुत ही सावधान रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से वो डेप्थ में रिलेट करते हैं, किस टॉपिक्स में सुपरफिशियली रिलेटेड होते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या है, एक इंटरफेस है। तो हमने ये इंटरफेस पढ़ा थोड़ा सा, है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हुआ, और फिर यहाँ से आपका फिर से माइटोसिस डिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल साइकिल कंप्लीट हुई, सेल साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की, फिर यहाँ से दोबारा आपका एम फेज आ जाएगा, इंटरफेस के बाद फिर दूसरी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एम फेज शुरू करते हैं। एम फेज में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अब एम फेज देखते हैं। अच्छा, एक बात और, जो हमारा इंटरफेज होता है उनमें सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, मतलब यहाँ पर सेल का ग्रोथ साइटोप्लाज्मिक टर्म्स में चलता रहेगा, है ना, सेल ग्रोथ आपका चलता रहेगा। ये सब कुछ पर्टिकुलर फेजेस हैं या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिससे पता चलेगा ये फेज खत्म हुआ, ये फेज शुरू हुआ,
लेकिन जो सेल ग्रोथ है वो आपका कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो अब हम लोग एम फेज शुरू करते हैं और एम फेज में हम लोग इस क्लास में प्रोफेज पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एम फेज, एम क्या है, माइटोसिस है, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं। तो एम फेज में माइटोसिस डिवीजन होता है, ओके, और इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम रहेगा आप अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने साइन यूज कर सकते हैं। जैसे क्रोमोसोम को मैंने CHRS लिखा है, आप और भी कुछ सिंबल यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, ठीक है, ये आपका पेरेंट सेल हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, या इसको प्रोजेनी सेल्स भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि माइटोसिस शुरू कहाँ से होता है, एकदम ब्रीफ में अभी हम लोग जानेंगे। तो माइटोसिस शुरू होता है आपका कैरियोकाइनेसिस से, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, तो हमें ये सब कुछ डिवीजन ध्यान रखना है। माइटोसिस शुरू होता है कैरियोकाइनेसिस से, पहले न्यूक्लियस ब्रेक होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस पे एम फेज हमारा एंड हो जाता है, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म या सेल पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग शुरू करेंगे कैरियोकाइनेसिस से। अब कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। हमने देखा था कि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, ऐसे कोई डिवीजन नहीं है। तो हम लोग कुछ कुछ प्रोसेसेस को एक डिवीजन के तौर पे मान लेते हैं। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ये फेज, नहीं हुआ है तो मतलब अभी ये फेज नहीं आया है। नो क्लियर कट लाइन बिटवीन द फेजेस, फेजेस के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती है, ठीक है। हो सकता है कि वो प्रोसेस हल्का पहले शुरू हो जाए पर हमें दिखना अब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो जब ऑब्जर्व हो जाता है वो, तब हम लोग वहां से एक नया फेज शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टडी के कन्वीनियंस के लिए जो कैरियोकाइनेसिस है उसको 4 फेजेस में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इस क्लास में हम लोग प्रोफेज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग G2, तो इंटरफेज के बाद एम फेज आता है, ठीक है। तो इंटरफेज में जो लास्ट फेज था वो G2 था, तो G2 के बाद एम फेज शुरू हुआ, एम फेज शुरू होगा प्रोफेज से, तो हम कह सकते हैं G2 के बाद प्रोफेज आएगा, ओके। G2 में क्या था, G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता था, पर G2 में डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता था, तो G2 में रेप्लिकेट हुआ हुआ डीएनए है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं D2 में डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन वो 2 डीएनए अभी भी इंटरवाइंड है, मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, उलझे से हुए हैं, अभी सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। तो प्रोफेज में इनका सेपरेशन शुरू होता है। अब उसके लिए टर्म ध्यान रखिए, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिक कंडेंसेशन। मतलब प्रोफेज में क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ। अब आप कंडेंसेशन शब्द पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो केमिस्ट्री में जब हम लोग ने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, तो वहाँ पर कंडेंसेशन का मतलब होता था कि मिल जाना, ठीक है, जैसे गैस मिल के वाटर, तो पास आ जाना, ठीक है। तो ऐसे मतलब क्या डीएनए और पास आके और उलझ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्रोमैटिन कंडेंसेशन या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन मतलब होता है वो अनटेंगल होना शुरू हुआ है। तो हम लोग को ध्यान देना है किस रेस्पेक्ट में वो सेम वर्ड तो सेम है, तो किस रेस्पेक्ट में बात हुआ है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल का इनिशिएशन, मतलब अब ये जो इंटरवाइन था G2 फेज के अंत में, तो अब वो क्या होता है, अनटेंगल होना शुरू हो जाता है, वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब सेपरेट हो चुका है, जो इंटरवाइन था उससे अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमैटिक मटेरियल या क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन क्या क्रोमैटिक है, ठीक है। देखिए क्या होता है, कई बार होता है क्रोमैटिन, एक क्रोमेटिड भी होता है, क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है डीएनए के विषय में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, अनटेंगल होना शुरू हो जाता है, ये पहला है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, तो अभी हमने देखा जो सिंथेसिस फेज है उसमें सेंट्रियोज डुप्लीकेट हुए थे, पर यहाँ पर आ गया सेंट्रोसोम, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर एक्चुअल और वेल डिफाइंड डेफिनेशन होती है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे एक डीएनए, फिर उसके सेगमेंट जीन,
जीनोम्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक मटेरियल, जीन एक्सप्रेशन, ये सब सब रिलेटेड टर्म्स हैं। उसी तरह यहाँ पर देखिए आप क्रोमेटिक हो गया, क्रोमेटिड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब में सेम क्रोमा से बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर यहाँ देखिए एक आ गया सेंट्रोजोम, एक होता है सेंट्रियोल्स, ठीक है, एक सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। तो इन सब में अंतर हमें पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे। जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उसको मैं अभी आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। जैसे सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर तो है, बिल्कुल अभी देखेंगे, पर बहुत ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है, ठीक है। सेंट्रोजोम्स के अंदर ही सेंट्रियोल्स होते हैं, ओके। जैसे आपका अगर आप इसको देखना चाहें एनालॉजी के थ्रू, तो आप कह सकते हैं कि जैसे क्रोमोजोम्स में ही डीएनए होते हैं, वैसे सेंट्रोजोम में ही सेंट्रियोल्स होते हैं। मैंने ऐसे ही बोल दिया, पर एक रिलेशन के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंटर कनेक्शन करेगा उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वरना बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, तो ये सब जब आप आराम से कॉपी लेके बैठिएगा और सोचिएगा तो आप खुद से कनेक्ट कर पाइएगा इन चीज़ों को, ओके। तो देखिए सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, पर एस फेज में तो मैंने लिखा था सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए थे, तो सेंट्रोजोम्स में ही सेंट्रियोल्स होते हैं, तो सेंट्रोजोम्स डुप्लीकेट हुए हम लोग कह सकते हैं। तो जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, ठीक है, वो अब ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऊपर एक नीचे, जैसे मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, एक ऊपर एक नीचे, वैसे बस एक ऊपर एक नीचे, हम लोग को इतने ही अभी देखना है। यहाँ अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये देखिए सेंट्रोजोम्स होते हैं। सेंट्रोजोम्स बने होते हैं दो सेंट्रियोल से जो 90 डिग्री पे होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा तो आपको एक ऐसा डायग्राम दिखेगा। इसमें जो ये सिलेंड्रिकल शेप होता है ये होता है सेंट्रियोल्स, एक सेंट्रियोल, और ये दो जब 90 डिग्री पे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोजोम्स, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में दो सेंट्रोजोम्स दिखेंगे जो डुप्लीकेट हुए एक से दो, ठीक है। अब वो ऑपोजिट पोल मतलब एक ऊपर और एक नीचे, है ना, इतनी ध्यान रखना है। अब ये जो होता है, ये जो होते हैं इनके अंदर आप मान सकते हैं ऐसे ट्यूब्यूल्स जैसे होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसको जैसे अगर हम लोग ऐसे देख लें, ऐसे पेंसिल्स हैं, इनको अगर हम करें तो एक ऐसे सिलेंडर जैसा आपको दिख जाएगा, ठीक है, पेंसिल का जो होता है बंडल, ओके। तो वैसे पेंसिल टाइप एक ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो सिलेंडर को हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं और दो सेंट्रियोल 90 डिग्री पे हम लोग सेंट्रोजोम्स बोलते हैं। इतना ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, यहाँ पर ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, फिर वहाँ पर कनेक्शन होता है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया, तो सेंट्रोजोम्स जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते। जब हमने ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से देखा, तो हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे प्रोफेज शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोफेज के, ये आपका सेकेंड, ये सेकेंड होगा, सेकेंड हो गया। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में क्या है कि देखिए ऑर्गेनेल्स, कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये नहीं रहते हैं प्रोफेज में। मतलब जब ये डिसअपियर से एक हो जाते हैं, मतलब ये दिखते नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि अब मेटाफेज शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोफेज के, मेरी बात आप समझ रहे हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है क्रोमैटिक कंडेंसेशन, क्रोमैटिक मटेरियल का कंडेंसेशन या उसका अनटेंगलिंग शुरू हो जाता है। यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है, ठीक है, जो इंटरबाइंड होते थे G2 फेज के अंत में। उसके बाद जो एस फेज में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स डुप्लीकेट हो जाते थे, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, यहाँ देखिए, है ना, ऑपोजिट पोल्स की तरफ। और तीसरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये एक तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, ये नहीं दिखते हैं। अब इनका सिंथेसिस होगा, ठीक है, ये हट जाते हैं। तो यहाँ से थर्ड से हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि अब मेटाफेज शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोफेज के कुछ थे। जैसे G1 फेज में क्या होता है, एस फेज में सिंथेसिस, G3 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे करके वैसे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा, एक चीज और देखिए, क्रोमोसोम्स, क्योंकि आप जब डायग्राम देखिएगा तो डायग्राम में आपको ऐसे करके कनेक्शन दिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके हम लोग देखेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या होता है, दो क्रोमेटिड से बने होते हैं। क्रोमेटिड, देखिए क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, क्रोमेटिक, तो इन सब में ध्यान रखना है हमें। तो देख क्रोमेटिड डी, ओके। तो दो क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, और इसके बीच में एक सेंट्रोमियर होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, ये सेंट्रोमियर इसको कहते हैं। तो ये दो क्रोमेटिड, ये एक ही, एक बार और चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये क्रोमेटिड,
ठीक है, एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, और इसके बीच में ये सेंट्रोमियर होता है, और ये पूरा क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। प्रोफेज हमने कंप्लीट किया। आगे हम लोग इसी तरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मेटाफेज के, फिर एनाफेज के, फिर टेलोफेज के, फिर साइटोकाइनेसिस के, फिर हम लोग मियोसिस में आगे बढ़ेंगे। उसमें मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है, और सेम ऐसा ही है, मतलब सिमिलर है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये बहुत ही ब्रीफ नोट्स हैं, मैंने ऐसे लिख दिए हैं। आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर वे में भी लिख सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं इससे, अलग अलग जगह से अलग अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सब बहुत डिटेल टॉपिक है। अगर आप डेप्थ पे जाइएगा तो बिल्कुल आप समझिएगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको एक एक बात समझ में आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है। में एग्ज़ाम भी है, और साथ में बायो में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिर हमारे पास फिजिक्स भी है, हमारे पास केमिस्ट्री भी है, फिर रिवीजन भी करना है सब चीज़, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं बोर्ड के लिए। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है और रिवीजन पे मेन फोकस करना है। तो इसलिए मैं बहुत ही कंसाइज वे में आगे बढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी डिटेल्स है, मैंने बहुत सारे डिटेल्स नहीं लिखे इसमें, मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि एक आइडिया हो जाए, और फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आप चाहें तो इनमें से भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, या आप और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। आपके नोट से आप मेहनत करके बनाइए। बस एक बात कि जब आप मेहनत करके अपने नोट्स बनाइएगा तो उनको रिवाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है, बहुत बार आप उनको रिवाइज करिएगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने या जब भी आप बायो पढ़ें उससे पहले सारा रिवाइज करिए, फिर आप पढ़िए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने प्रोफेज तक किया, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ली, ब्रीफ में ही सब इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं। अगली वीडियो में हम मेटाफेज से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।